के सेम से कि क्रिप करिए कि भाई हमें इतना टाइम हो गया पढ़ाई करते-करते, कब यार फ्री होंगे, कब हमारी नॉर्मल लाइफ चालू होगी, कब पढ़ाई खत्म होगी। और इसी सिचुएशन को आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज की तरह ले लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को यदि हम छोड़ दें, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को कितना भी टाइम दे दो, उनके प्रिपरेशन फिर भी इनकम्प्लीट है। तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यहाँ सिल्वर लाइनिंग हमारे लिए ये है कि हमें भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। हमें भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है। बस इन 2 महीने में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कई आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, और कुछ जो नीट के स्टूडेंट्स हो सकता है वो 4 इयर्स से नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना? अब हमारा ये कल्मिनेशन वाला स्टेज है, फाइनल स्टेज है ये, फाइनल स्टेज। और इस फाइनल स्टेज में हम लोगों ने सिर्फ 2 महीने में अपने आप को बहुत डिसिप्लिन मैनर में कैरी कर लिया। इन 2 मंथ में हमने आपको अपने आप को डिसिप्लिन मैनर में कैरी कर लिया। बिलीव मी, आपने पास्ट में कुछ भी किया हो, सब सब अनडू हो जाएगा। सबका मेकअप हो जाएगा। बस ये 2 महीने हैं, इन 2 महीने में अपने आप को पुश करो, डेली बेसिस पे अपने आप को पुश करो। यहाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आती है हमारा डिसिप्लिन, कि हम कितना डिसिप्लिन वे में अपने आप को कैरी कर रहे हैं। देखो, आप फौजियों को देखो, फौजी दिन भर बैरक में रहते हैं ना, मतलब दिन भर अपना उनका पूरा जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती है, 6-6 महीने के लिए, 12-12 महीने के लिए, तो उनके साथ जो उनके कमांडर्स होते हैं, जो बटालियन के मतलब हेड होते हैं, एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग उनको जो करनी होती है ना, सबको लाइन में रखने के लिए, वो है डिसिप्लिन। एक वेल डिफाइंड डिसिप्लिन शेड्यूल होता है। वेल डिफाइंड डिसिप्लिन शेड्यूल होता है कि आप 5 ओ क्लॉक पे उठेंगे, फिर उसके बाद जॉगिंग करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट होगा, फिर परेड होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो हमारा दिमाग इधर-उधर नहीं भटके, हमारा दिमाग उधर-उधर नहीं भटके, हम परेशान नहीं हो, हम टेंस नहीं हो, बेस्ट है अपने लिए एक वेल डिफाइंड शेड्यूल। हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स अभी फॉलो कर रहे हों, और हो सकता है कुछ लोग अभी आर्बिट्रेरी शेड्यूल में ही चल रहे हो कि जब पढ़ने का मन किया पढ़ लिए, जब खेलने का मन किया खेल लिए, जब टीवी चल रही है टीवी के सामने बैठ गए। बस यहीं आप अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हो। एक इन 2 महीनों के लिए अपना एक वेल डिफाइंड शेड्यूल कर लो। स्टूडेंट लाइफ में सुबह उठने के बाद कोई न्यूज़पेपर नहीं होता है, कोई न्यूज़ फीड नहीं होती है। स्टूडेंट लाइफ में सुबह उठने के बाद पढ़ने का सबसे पहला काम होता है। आप फ्रेश होइए, आप नहाइए, और यदि आप पूजा करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ भी मेडिटेशन करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है घर में, जिस तरह का माहौल है, यदि वैसा है, तो आप नहा के और सबसे पहले पूजा करके और पढ़ने बैठिए। सब लोगों को घर के काम भी असाइन्ड होंगे, क्योंकि अभी घर में हाउसमेट्स नहीं आ रही हैं, हेल्प नहीं मिल रही है हमें, तो हम झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, डस्टिंग भी करते हैं, कपड़ों की घड़ी भी करते हैं, प्रेस भी करते हैं, सारे काम हम लोग कर रहे हैं। आप और मैं सब कर रहे हैं, है ना? हम लोग झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी मतलब कभी ध्यान ही नहीं दिया यार, घर में झाड़ू भी लगती है क्या? बर्तन भी साफ होते हैं क्या? और वो अब हम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। तो वो जो भी काम मुझे असाइन्ड है, सपोज़ कनिष्क बंसल को कोई काम असाइन्ड है, सपोज़ कनिष्क बंसल को अपना कपड़े खड़ी करने का काम असाइन्ड है, या भरत को कोई और काम असाइन है, उसके लिए 12 बजे का बाट का टाइम। जो भी आपको काम असाइन है, घर में फैमिली कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को डिसाइड कर लीजिए कि जो भी काम होगा घर का, मेरा अलॉटेड स्लॉट 12 बजे के बाद का होगा। सुबह तो मैं उठ के 6 से 12 के बीच में तो कम से कम 5 घंटे मेरी पढ़ाई होगी। 5 घंटे पढ़ाई होगी, बस ब्रेकफ़ास्ट के लिए उठेंगे हम लोग, बाकी तो हम पढ़ाई करेंगे। आपने अपने दिन की शुरुआत यदि अपने डिटर्मिनेशन के साथ कर ली, अपने दिन की शुरुआत यदि डिटर्मिनेशन के साथ कर ली, तो पूरा दिन आपका एक डायरेक्टेड वे में चलेगा, और सुबह पता ही नहीं है कब उठ रहे हैं, जब नींद खुली तब उठ गए। किसी ने कहा ये कर दे तो वो कर दिया, किसी ने कहा ये कर ले तो वो कर लिया, ब्रेकफ़ास्ट आ गया, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। अब सोच रहे हैं कि यार क्या पढ़ेंगे आज, तो चलो ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं। तो फिर ऐसे में तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब मान के चलो आप, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस समय अपना फोकस लूज़ करेंगे। इंटेलिजेंस का इतना काम नहीं है। हम यदि एडवांस में अंडर 100 रैंक एम करते हैं, अंडर 500 रैंक एम करते हैं, नीट में टॉप 100, टॉप 500 के अंदर रैंक एम करते हैं, तो चलिए, एक सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू मस्ट है, कैलकुलेशन स्किल्स, इंटेलिजेंस मस्ट है। उसके बियॉन्ड तो केवल शेयर मेहनत और डिसिप्लिन का काम है, शेयर मेहनत और डिसिप्लिन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये हम सब लोग कर सकते हैं, बस हमें हमें दिन की शुरुआत हमारे टारगेट के हिसाब से करनी है। हमें सुबह उठने के बाद में कोई भी काम हाथ में नहीं लेना है, नहा धो के पूजा करते हैं तो पूजा करके और पहले हमें पढ़ने बैठना है। केवल ब्रेकफ़ास्ट का हम ब्रेक लेंगे, 12 बजे तक तो हम अपना काफ़ी पढ़ाई करेंगे।
और उसके बाद आप लंच कर लीजिए, आप आराम से 1 डेढ़ घंटा रिलैक्स करिए। फिर दिन में जो लोग एडवांस्ड एम कर रहे हैं, जेईई मेन्स का भी नहीं भरोसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका आएगा या आफ्टरनून शिफ्ट में आएगा, तो 9 टू 12, 9 टू 12, 9 टू 1 एंड इवनिंग 2 टू 5, इसमें तो हमें हर हालत में अपनी स्टडी टेबल पे ही होना है। इसमें हर हालत में हमें स्टडी टेबल पे होना है। नेक्स्ट 2 महीने के लिए हमने रूल बना दिया, कुछ भी हो जाए हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। अभी आपको बार-बार न्यूज़ की फीड नहीं चाहिए। कोविड के कितने केसेस आ रहे हैं, किन की डेथ हुई है, क्या हुआ है, क्या कहाँ कर्फ्यू हटा है, क्या नहीं लगा है, आपको कहीं इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा है। आप यदि बाय द वे बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हैं और डे टू डे लाइफ की मतलब दुनिया की इतनी खबर रखते हैं, तो शाम का अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए, आफ्टरनून का एक टाइम फिक्स कर लीजिए बिटवीन 12 टू 2 जब तक अपन न्यूज़ फीड ले सकते हैं। बाकी टाइम अपने को तो कटा हुआ ही रहना है। अपन इस समय कंट्रीब्यूट यही कर सकते हैं कि अपनी फैमिली का ध्यान रख लें, अपना ध्यान रख लें और जो हमारा एम है उसके लिए हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर लें। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए आप इतना ही कर सकते हो। तो अननेसेसरी बॉदर होने से, टेंशन होने से हो सकता है आप में से कुछ लोग कर्फ्यू एरिया में हो, है ना? तो जैसा भी है वो बॉदर करने से कुछ भी नहीं होगा। हम फॉर्च्यूनेट है कि हम अपने घर में सेफ बैठे हुए हैं। हमें मील्स मिल रही हैं प्रॉपर्ली, सारे काम हो रहे हैं, हम कनेक्टेड हैं, हमें हेल्प मिल रही है, पढ़ाई हमारी चल रही है। हम एकदम फॉर्च्यूनेट हैं। किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो मॉर्निंग में हमें 12 ओ क्लॉक तक तो मेजर टाइम यूटिलाइज़ करना है। एंड आफ्टरनून में फिर 2 टू 5 स्लॉट बैठना है यार, जितना भी दिल लगे। आप 1 घंटा लगे, डेढ़ घंटा लगे, बैठो जम के, नहीं उठना है मेरे को। मेरे लिए यही यही मेरे लिए साधना है कि मेरे को 3 घंटे मेरी चेयर पे बैठना है। लेट के पढ़ते हो, जैसे ही बैठते हो, मेरे को 3 घंटे नहीं उठना है। एग्ज़ाम दे रहा हूँगा तो एग्ज़ाम में भी मैं हार्डली होता है कि बार-बार अपन वॉशरूम जाते हैं, बार-बार पानी पीने जाते हैं, ऐसे जाते हो एग्ज़ाम के बीच में। तो ऐसे ही अपने को अपना माइंड सेटल करना है, बस खुद को समझाने का है कि 2 से 5 में तो कुछ भी उठाए हो जाए, नहीं उठूँगा। घरवालों को भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं 2 से 5 में आइसोलेशन में रहूँगा, 9 से 12 मेरा आइसोलेशन का टाइम होगा और सुबह मैं तो कहता हूँ 6 से 9 के बीच में पढ़ो। सुबह का टाइम बहुत बेटर है, कोई अपना न्यूज़ फीड कुछ भी नहीं चाहिए, अनपढ़ है। इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी है भगवान ने, लिटरली कोई बोर होने वाली बात नहीं है। कोई बोर होने वाली बात नहीं, केवल ये बहाना बनाने वाली बात है, कहीं बोर होने वाली बात नहीं है। आपके पास 100 प्लस चैप्टर है। 100 प्लस चैप्टर है और हमारे पास 2 महीने हैं। 60 दिन के करीब मिलते हैं। एक-एक चैप्टर को टाइम देंगे, तो एक मतलब डेढ़ दिन में हमें मिलता है। 60 चैप्टर्स हैं, मतलब 60 डेज़ हैं और अराउंड 100 चैप्टर्स हैं। तो 1 डे में हमें अराउंड 2 चैप्टर लेके चलने पड़ेंगे ऑन एन एवरेज। तो कहाँ टाइम कहाँ है? क्यों अपन ऐसे सोचें कि 2 महीने हैं, ढाई महीने हैं, 3 महीने हैं? ये तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। कौन कहता है क्वेश्चन करते-करते अपन बोर हो गए? अपने लिए नए तरीके इजाद करो कि चलो अब मैं ऑड नंबर्ड क्वेश्चन्स करूँगा, अब मैं इवन नंबर्ड क्वेश्चन करूँगा, मैं 2-2 गैप देके क्वेश्चन करूँगा। खुद के लिए आप ऐसा मत सोचो कि एक्सरसाइज़ेज़ बार-बार क्यों करें? याद हो जाने चाहिए क्वेश्चन्स, कोई बुराई नहीं है उसमें। यदि अपने को क्वेश्चन्स याद हो जाएँ, कि हाँ यार ये जेईई मेन्स में 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 2018 में ऐसा आया था, वर्क एनर्जी से ये वाला क्वेश्चन आया है, मोमेंटम में ये वाला क्वेश्चन आया है। इतनी आप प्रैक्टिस करो ना, इतने ढंग से आप अपने कंटेंट्स को देखो। फालतू का फितूर अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम तो बोर हो गए हैं, बोर हो गए हैं। ये तो हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है बहुत अच्छी और इस अपॉर्च्युनिटी को हमें अच्छी तरह से फ़ायदा उठाना है। तो हमें आराम से एक-एक जो रिविज़न शेड्यूल दिया है, वो फ्रेश रिविज़न शेड्यूल के हिसाब से आपको अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है। और खुद के लिए थोड़ा इनोवेटिव वे में देखो क्वेश्चन्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऑड नंबर्ड ले लो, इवन नंबर्ड ले लो, 2-2 के गैप के ले लो, पहले-पीछे के क्वेश्चन ले लो। कुछ भी इस तरह से इनोवेटिव वे में कि अपने को ऐसा मोनोटोनस नहीं लगे कि उसी ऑर्डर में अपन क्वेश्चन्स कर रहे हैं या पहले अपन टेस्ट पेपर्स में से क्वेश्चन ले लेते हैं टॉपिक वाइज़। किसी भी तरह से अपने को उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपने को वापस से करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि अपनी प्रिपरेशन का कितना लेवल है। मैं वर्क एनर्जी सपोज़ पढ़ने बैठा हूँ, जैसा मैंने पहले भी गाइड किया था, बाकी टीचर्स भी गाइड कर रहे हैं। अपने लिए चैलेंज रखो ना कि आप कंटेंट्स को पूरा रिकॉल कर पा रहे हो, चेन बना पा रहे हो। कि पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स है, थ्री डायमेंशनल फोर्स में वर्क है, फिर उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम डिफाइन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन से फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे डिराइव होती है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन कैसे आती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पावर क्या होता है, रीडिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है, पावर के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन क्या है, पढ़े ना अपन अपने को इस तरह से कंटेंट का पूरा फ्लो याद हो अच्छी तरह से। किस-किस किस-किस सब टॉपिक में किस-किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अपन कैरी कर सकें।
तो बस ये खुद को समझाने वाली बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, खुद को समझाने वाली बात है कि सेम सिचुएशन को हम कैसे विजुअलाइज़ करते हैं। और हमें इस सिचुएशन को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह विजुअलाइज़ करना है कि हमारी जेईई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में कुछ भी परफॉर्मेंस हो, हम इन 2 महीने में अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिए। जितने भी जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो कर लिए, और जो हम यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं आरजी में वो टेस्ट में क्वेश्चंस कर लिए। हमारा इतना अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है, इतनी क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है, काफ़ी हद तक आप बहुत अच्छा कर लोगे। बस डिसिप्लिन है कि अपन मॉर्निंग से ही डिसिप्लिन्ड मैनर में अपने आप को कैरी कर रहे हैं। एंड प्लीज बी इन टच विथ योर टीचर्स। आप अपने टीचर्स से पर्सनल मैसेज भेज के आप कम्युनिकेट करो कि मेरा ये शेड्यूल चल रहा है, मैं इस तरह से पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ये डिफिकल्टी आ रही है, मेरी ये मेंटल स्टेट चल रही है। 2 साल से 3 साल से हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि आप टीचर्स को रेगुलर वे में कम्युनिकेट करो। आपकी चाहे रैंक 50 आती हो, 100 आती हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे टीचर्स हैं जिनसे आप डाउट्स पूछते थे, आप उनसे बात करो, आप उनसे मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करो यदि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो। तो आज के सेशन में मैं बस एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ, अब हमारे रेगुलर सेशंस इस तरह के होते रहेंगे क्योंकि डेट्स आ चुकी हैं, इसलिए शेड्यूल आ चुका है। कल से ही अपने को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन लेकर आना। डिसिप्लिन लेकर आना है। 6 से 12 में ब्रेकफास्ट के अलावा कोई और काम नहीं होगा। सुबह 6 बजे उठेंगे अपन हर हालत में, क्योंकि जिस दिन नीट का एग्जाम होगा, जेईई मेंस का एग्जाम होगा, उस दिन 8 बजे नहीं उठेंगे। 8 बजे तो सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा अपने को, 8 बजे से पहले, उससे पहले ब्रेकफास्ट करना होगा, तैयार होना होगा। उसी की रिदम, उसी के लिए अपने को तैयार होना है। तो सुबह जल्दी से जल्दी उठ के अपन पढ़ने बैठेंगे, 6 से 12 के बीच में कोई काम नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद दिन में भी 2 टू 5 पढ़ना है। 2 घंटे आप आराम से खेलो। 1.5 से 2 घंटा आप डेली आराम से खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना टाइम है हमारे पास में कि घर के जो बेसिक चोर्स हैं उनको करने के बाद में आप 1.5 से 2 घंटा खेल लो शाम को। आप आराम से वॉक करो, स्वेटिंग हो, वो अपन अफोर्ड कर सकते हैं। शाम को 5 से 7 के बीच में, 5:30 से 7:30 के बीच में आप छत पे वॉक करो, आप खेलो, जैसा भी आप कर सकते हो, आप वो करो और फिर उसके बाद रात में फिर से सिटिंग दो। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे या इन बिटवीन आप टीचर्स को, जिन भी टीचर्स से आप कनेक्टेड हो, प्रतीक सर हैं, गौरव सर हैं, जिन भी टीचर्स से, आप उनको बोल दो कि हाँ, मेरा शेड्यूल ये चल रहा है, पढ़ाई का शेड्यूल ये चल रहा है। तो अब ये सेशंस एक्चुअली देखिए क्या है ना, बहुत हेट्रोजीनियस क्राउड रहता है स्टूडेंट्स का। जब हम लोग कॉल करते हैं तो बहुत हेट्रोजीनियस क्राउड रहता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको वर्क एनर्जी का पूरा फ्लो मालूम है, जिनको लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मालूम है, जो वर्क एनर्जी में बहुत अच्छी तरह से मतलब बढ़िया है, कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। ये जो एक्चुअली रिवीजन शेड्यूल है, ये वाला जो मतलब रिवीजन स्लॉट है, ये मेजॉरिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंटेंट्स में डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं लग रहा है कि हम कैसे पढ़ें, उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उनको मालूम नहीं पड़ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ फिनिश करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मेनली ये जो सेशंस मैंने आज से लेना स्टार्ट किया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली अलग से सेशंस अरेंज किए जाएंगे। ठीक है? तो आज का सेशन आप अटेंड करके और आप अपनी कॉल ले सकते हो कि भई मुझे, आप टॉपिक वाइज़, हम आपको टॉपिक बताएँगे, जैसे मैंने वर्क एनर्जी बताया, अब नेक्स्ट मोमेंटम लूँगा, फिर रोटेशन लूँगा, तो मैं आपको टॉपिक बताता रहूँगा। आज 100 पूरे हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर वो 300 वाले में, ज़ूम वाले में सेशन लें ताकि और बच्चे आ जाएँ। तो 100 पे क्लोज़ हो गया इसलिए। तो हम आपको टॉपिक बताते जाएँगे, तो आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली अपनी कॉल ले लोगे इन सेशंस में कि भई मुझे अटेंड करना है या नहीं करना है। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा इन सेशंस में। मैंने एक शीट प्रिपेयर की है, 40 से 50 क्वेश्चंस की एक ऑब्जेक्टिव की शीट प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने आपके टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस और आपके सेट में से ही क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने टॉपिक के फ्लो में लिए हैं। जैसे पहले वर्क आएगा तो वर्क पे लिए, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कि उसमें किस-किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं पहले थ्योरी फटाफट बता के उन क्वेश्चंस में उनकी एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में जो आएगा, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह का रहेगा, मेरे पास इस समय क्वेश्चंस की शीट है, उस शीट के थ्रू मैं आपको रिवाइज़ कराऊँगा। ठीक है? तो लेट्स सी कि आप कितना बेनिफिट होते हो, क्या होते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी से। गाइस आपका जो अभी जेईई मेंस और एडवांस में रिवीजन शेड्यूल का फर्स्ट स्लॉट था, वो सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशनल मोशन, ये 4 टॉपिक थे। ठीक है? तो सर्कुलर मोशन का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है रिवीजन का, जिसमें कि मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कराया है। तो इसलिए मैंने सर्कुलर मोशन लेके वर्क एनर्जी से स्टार्ट किया है। तो वर्क एनर्जी एक्चुअली फिजिक्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है।
आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी चेंज ये लिखना अच्छी तरह से आना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में काम आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आ जाता है, इधर से रोटेशन में, एसएचएम में, फ्लूइड्स में, कहीं पे भी काम आ जाता है। तो वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब हम लोग वर्क बोलते हैं तो वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एंड वर्क पॉजिटिव हो रहा है यानी कि जिस सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो उसको एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो, और वर्क नेगेटिव हो रहा है यानी कि जिस सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो उस सिस्टम से एनर्जी आप विड्रॉ कर रहे हो। वर्क पॉजिटिव हो रहा है तो यानी कि आप सिस्टम से एनर्जी, जस्ट अ मिनट है ना, तो ये वर्क की समरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस वर्क की समरी में मुझे 1-2 मिनट लगेंगे ना थोड़ा सा फ्लो बैठाने में। हम्म, तो आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा जिसको मैं मूव करा रहा हूँ स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो अपन लेते हैं, वर्क वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और वर्क पॉजिटिव है दैट मींस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं अपन, और वर्क नेगेटिव है दैट मींस सिस्टम से एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं। फिजिक्स में वर्क तभी होता है जबकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होता है। यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं हो रहा। जैसे हमारी बाइसिकल यदि रोड पे चल रही है और फ्रिक्शन लग रहा है तो रोड तो हम पे वर्क कर रहा है, हमारी बाइसिकल आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो रोड तो हम पे वर्क कर रहा है, बट हम रोड पे वर्क नहीं कर रहे हैं। हम रोड पे वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि रोड पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है, रोड मूव नहीं कर रहा है, रोड पे बाइसिकल मूव कर रही है। बाइसिकल पे वर्क हो रहा है बट रोड पे वर्क नहीं हो रहा है। वर्क में फोर्स आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और उनके बीच का एंगल आ रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो पॉसिबल है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क भी अलग अलग हो। सो वर्क इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होते हैं, ये फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। जबकि जो फोर्स होता है, कोई भी रियल फोर्स है, तो रियल फोर्स सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम लगता है। रियल फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है। यदि किसी पे 6 न्यूटन लग रहा है तो कोई भी देखे उस पे 6 न्यूटन लग रहा है तो 6 न्यूटन लग रहा है। तो फोर्स फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, बट मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है। तो वर्क इज रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट। फिर हम लोग फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है। यदि हमारा कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर हो रहा है, तो हम बोलते हैं जो वर्क है वो F वेक्टर डॉट S वेक्टर है, व्हिच इज Fs cos थीटा। और Fs cos थीटा को हम यहाँ पे F डॉट S लिख रहे हैं, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि F मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट अ मिनट दीपाला मैम, एनोटेशंस ऑफ कर देना यदि किसी और के आ रहे हो तो। हम वर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज, जस्ट अ मिनट, तो W हमारा लिखा हुआ है F डॉट S, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं W इज Fs cos थीटा। थोड़ा सा लिखने में मुझे, मैं वापस से कर रहा हूँ। तो W हम लोग लिख पा रहे हैं Fs, which is Fs cos थीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे वर्टिकल में यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल में लग रहा है, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखने के लिए केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है। mg नीचे की तरफ लग रहा है तो, और y एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो अपन बोलेंगे माइनस एम जी डेल्टा वाई, माइनस एम जी डेल्टा वाई, है ना, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। तो इसमें पाथ मैटर नहीं करेगा, कौन से पाथ के थ्रू जा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंडेंट है। दीपाला मैम एनोटेशंस ऑफ कर दीजिए। तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस पैरेलल या एफ पैरेलल इनटू एस,
तो ग्रेविटी का वर्क आ रहा है हमारा माइनस एम जी डेल्टा वाई, इसमें हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, तो माइनस एम जी नहीं सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, तो माइनस एम जी डेल्टा वाई ये हमारा ग्रेविटी का वर्क है। हमें केवल वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स देखना है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क हो गया एफ एस कॉस थीटा। फिर यदि वेरिंग फोर्स है, वन डायमेंशनल वेरिंग फोर्स है, सपोज एक्स एक्सिस पे लग रहा है, तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ये हमारा एक्स के अलोंग जो वेरिंग फोर्स लग रहा है उसका वर्क है। जैसे स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क है माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमारा आ रहा है माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन विच इज minus kx dx integration, which is half k x1 square minus half k x2 square. Half k x1 square minus half k x2 square. This is work done by spring force. तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा फोर्स है अगेन जिसका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंडेंट है। इनिशियल और फाइनल कंप्रेशन या जो डिफॉर्मेशन से उसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग फोर्स का वर्क होगा हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये दो फोर्सेस का वर्क, एक तो माइनस एम जी डेल्टा वाई ग्रेविटी का वर्क, और एक स्प्रिंग फोर्स का वर्क हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। अब इसी में आपसे मेंस में या नीट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो माइनस के एक्स नहीं होके सपोज माइनस के एक्स क्यूब है। स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स नहीं होके माइनस के एक्स क्यूब है, तो माइनस के एक्स क्यूब है तो उस केस में हमें ऑन द स्पॉट पे ड्राइव करना पड़ेगा। माइनस के एक्स क्यूब डीएक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, वो हमारा स्प्रिंग फोर्स का वर्क हो जाएगा। तो एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस पैरेलल, एफ पैरेलल इंटू एस, ये तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क हो गया। ये हमारा x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे जा रहे हैं, तो एफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ वाई डेल्टा वाई, एफ जेड डेल्टा जेड हमारे कांस्टेंट फोर्स का वर्क है। और ग्रेविटी का वर्क माइनस एम जी डेल्टा वाई, स्प्रिंग फोर्स का वर्क हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क आ रहा है। ठीक है, जो एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो हमें वर्क देगा। तो एफ एक्स वर्सेस वन डायमेंशनल फोर्स है, सपोज एफ एक्स वर्सेस एक्स, तो ऐसे केस में जो हमारा वर्क होगा एफ एक्स और एक्स के ग्राफ का एरिया होगा। इन केस थ्री डायमेंशनल सिचुएशन है जिसमें एफ एक्स एक्स ग्राफ भी दे रखा है, एफ वाई वाई ग्राफ भी दे रखा है, तो उस केस में जो वर्क होगा हमारा वो एफ एक्स एक्स ग्राफ का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, एफ वाई वाई ग्राफ का एरिया अलग निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में आप देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इस इंटीग्रेशन, दीपाला मैम नोटेशन ऑफ नहीं हो रहे क्या? ओके मैं करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ दीपाला मैम, नहीं हो पा रहा है। अच्छा आप होस्ट तो हो ना? हाँ होस्ट तो हूँ बट ऑप्शन में नहीं आ पा रहा वो अभी। ठीक, मैं करता हूँ, ठीक है मैं करता हूँ। मैंने कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा एकदम रिज्यूम में आने में ना, सो प्लीज कीप पेशेंस। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये जो वर्क लिखा हुआ है W बराबर F डॉट ds इंटीग्रेशन व्हिच इज fx dx इंटीग्रेशन, fy dy इंटीग्रेशन, fz dz इंटीग्रेशन, these are nothing but area under fx versus x graph, area under fy versus y graph, area under fz versus z graph। तो नीट में मेंस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें कि हमें fx x fy y दो ग्राफ्स दे रखे हो, एक का तो दे आ जाता है fx वर्सेस x दे दिया केवल, बट इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है जिसमें fx x fy y दो एरियाज दे दिया, आप बोले क्या करें, तो fx x का सेपरेट एरिया निकालो, fy y का सेपरेट एरिया निकालो, और दोनों को एल्जेब्रिकली अपन साइन ऐड करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। फिर उसके बाद में यदि वन डायमेंशनल फोर्स है तो fx dx इंटीग्रेशन, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स में fx माइनस kx है, तो माइनस kx dx इंटीग्रेशन व्हिच इज हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। ठीक है, यदि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तब तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वर्क जो होगा नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। बट यदि अलग अलग फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं तो फिर उस केस में F1 डॉट S1 प्लस F2 डॉट S2 उस तरह से वर्क कैलकुलेट करना होता है जैसे मैंने नीचे लिख के दिया। बट इस तरह की सिचुएशन आपको नहीं मिलती है। आपके केस में बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होगी या रोटेशनल मोशन में एक सिंगल पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी वैसे, है ना। बट वैसे यदि अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, तो फिर वर्क F1 डॉट S1 प्लस F2 डॉट S2 इस तरह से रहेगा। नेट फोर्स जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्क भी जीरो हो। एफ नेट जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्क जीरो हो,
जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ एफ नेट, जस्ट मैं लिख, इफ एफ नेट बराबर 0, तो जरूरी नहीं है कि वर्क भी 0 हो, दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना। जैसे कपल ले लो, एक रॉड पे कपल लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, नेट फोर्स 0 है, बट कपल की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी, अल्फा आएगा, टॉर्क से अल्फा आएगा, अल्फा से ओमेगा चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो नेट फोर्स 0 does not necessarily mean that work is 0. Net force 0 implies W to be 0 only when all forces are acting at same point. यदि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तब तो नेट फोर्स 0 है, तो फिर दीपाला मैम आप देख लेना वेटिंग रूम, यदि नेट फोर्स 0 है तो वर्क भी 0 हो जाएगा, अदरवाइज वर्क फिर नॉन 0 होगा, जैसा मैंने कपल का एग्जांपल बताया। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे W नेट बराबर एफ नेट डॉट एस लिखा हुआ है। ये तभी होगा जबकि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट लग रहे हैं, या फिर सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है। या तो सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, या सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, तो W बराबर एफ नॉट नेट डॉट एस के बराबर होगा। उसके बाद में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम लोग देख लिए, है ना। अब वर्क डन, अब मैं इनसे रिलेटेड देखो आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। तो अपन जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको शीट पहले से भेज दूंगा ताकि आप सॉल्व करके और फिर अपन पार्टिसिपेट करोगे तो और थोड़ा बेटर समझ में आएगा, है ना। तो आप शीट पे सबको कंफर्टेबली दिख रहा है, कनेक्ट वेव करना कंफर्टेबली दिख रहा है, ओके। ऐसा थंब कर सकते हो, मैं कुछ पूछता हूँ थम्स अप कर सकते हो। तो शीट में देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, if tangential force also acts on the body in addition to the centripetal force, then work done is, तो वर्क तब 0 होता है जबकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। यदि हर मोमेंट पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क 0 होगा। जैसे इंक्लाइन प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 है। यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो ग्रेविटेशन का और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 है। तो जब फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर है तो वर्क 0 होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि सर्किल में सेंटर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क 0 रहेगा। अब ये बोल रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो वर्क के बारे में क्या होगा? बोथ फोर्सेस बाय वर्क इज 0 बाय बोथ फोर्सेस, बाय बोथ द फोर्सेस पॉजिटिव, सेंट्रीपिटल 0, टेंजेंशियल नॉन 0, टेंजेंशियल 0, सेंट्रीपिटल 0। कनेश, मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ सर। थर्ड ऑप्शन अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, थर्ड ऑप्शन। एक सेकंड, मैंने वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं। हाँ कनेश सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, सेंट्रीपिटल 0, टेंजेंशियल नॉन 0। टेंजेंशियल का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअली फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन लग रहा है, स्पीड अप कर रहा है, या वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है, स्पीड डाउन कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में वर्क 0 नॉट नेसेसरी, केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क 0 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल लग रहा है। यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में, तो वहां वर्क नॉन 0 रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपके, ऑब्जेक्ट R1 से R2 जा रही है और फोर्स वेरिंग दे रखा है 3x स्क्वायर I कैप 2y j कैप। तो इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लेना है, fx dx इंटीग्रेशन fy dy इंटीग्रेशन। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया, fx dx इंटीग्रेशन fy dy इंटीग्रेशन। fx आ जाएगा 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, लिमिट्स x की आ जाएगी 2 to 4 एंड 2y dy इंटीग्रेशन, लिमिट्स 3 to 6 आ जाएगी। हम सॉल्व कर लेंगे, मैं आपके साथ शीट शेयर करूंगा वापस से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे फोर्स वेरिंग है आई कैप जे कैप, तो कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे। थर्ड मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में फोर्स वेरीज विद पोजीशन, वर्क डन बाय इट। तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, सॉरी पोजीशन टाइम छोड़ दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन ग्राफ्स में हमारा अपर एरिया पॉजिटिव लेते हैं, लोअर एरिया नेगेटिव लेते हैं। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, या फोर्स टाइम ग्राफ से इंपल्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स टाइम ग्राफ से इंपल्स कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। आयुष शर्मा, नींद तो नहीं आ रही है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में है, और टाइम हमेशा इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। हम हमेशा फ्यूचर में जाएंगे, पास्ट में नहीं जाएंगे। तो हमेशा हम टाइम एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव होता है। बट यहां हम जो बात कर रहे हैं वो फोर्स और एक्स के बीच की बात कर रहे हैं। तो फोर्स और एक्स के बीच में हम एक्चुअली इधर भी चल सकते हैं और इधर भी चल सकते हैं। हम पॉजिटिव एक्स में भी डिस्प्लेस हो सकते हैं, नेगेटिव एक्स में भी डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ ये नहीं रहेगा हमेशा कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे का एरिया नेगेटिव होगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपका लिया है -4 to +4, तो -4 to +4 में तो आप टूवर्ड्स राइट जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हो। तो फोर्स पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। तो यूजुअल वे में अपन ऊपर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, नीचे का एरिया नेगेटिव लेंगे और ऐड कर लेंगे, या मतलब सब एरिया को पॉजिटिव ले लो और सबट्रैक्ट कर लोगे, ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, तो वहां से वर्क आ जाएगा, है ना। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि -4 से 0 तक का एरिया कैंसिल होगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक ही जैसा है, ये दोनों वर्क कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल अपने को राइट साइड वाला एरिया लेना है। बट यही हम बात करें 0 से -2 की, तो 0 से -2 में आप एक्चुअली नेगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रहे हो, तो फोर्स नेगेटिव में होगा तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, वर्क पॉजिटिव होगा। तो सेकंड पार्ट को शुभम सॉल्व करने के लिए नीचे का एरिया हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ऊपर का एरिया नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो 0 से -2 में हम लोग देखें तो वर्क हमारा नेगेटिव आएगा, नहीं 0 से -2 में हमारा वर्क नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि फोर्स तो प्लस में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए वर्क नेगेटिव आएगा। हमें ग्राफ्स के एरिया कंसीडर करना आते हैं, कैलकुलेट करना आते हैं, हाँ, बस हमें यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। नीट और जेईई मेंस दोनों में इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आया है कि हमसे नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो कंफ्यूज करने के लिए। तो पॉसिबिलिटी है, तो आपको ऑन द स्पॉट केयरफुल रहना है कि हम जब वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स में चल रहे हैं या नेगेटिव एक्स में चल रहे हैं। यदि पॉजिटिव एक्स में चल रहे हैं तो ऊपर का वर्क पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, और नेगेटिव एक्स में चल रहे हैं तो नीचे का पॉजिटिव, ऊपर का नेगेटिव, और फिर उनको साइन ऐड करके टोटल वर्क आएगा। तो इस तरह से हमने वर्क की इंट्रिकेसीज हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आए, तो नेक्स्ट देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अच्छा, ये अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ गए हैं। अब मैं पहले वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज कराता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कांस्टेंट, वेरिंग, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वेरिंग, कांस्टेंट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस का टोटल वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, W नेट बराबर डेल्टा के। अब ये थ्योरम काम कब आती है? ये थ्योरम हमारी काम आती है एक्चुअली जब हमें वर्क इनडायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ होता है। जैसे मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, तो इसमें आप देखो मेरे को VT ग्राफ गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं मुझे VT ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मुझसे बोला है वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो VT ग्राफ गिवन है और वर्क डन बाय द फोर्स पूछा इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो वर्क होता है हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ तो VT ग्राफ गिवन है। एग्जामिनेशन कंडीशन में हम एकदम कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है। तो वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में अपने को पहले वर्क एनर्जी बोलना है, फिर मैकेनिकल एनर्जी चेंज, कंजर्वेशन, ये हमने बोलना है। तो यहाँ मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। मैं T बराबर 0 पे मेरे को V में रीड कर रहा हूँ 50 मीटर पर सेकेंड है, T बराबर 2 सेकेंड्स पे V रीड करना पड़ेगा। बायो वालों को हल्का सा डिफिकल्टी रहेगा, तो अपन लीनियर रिलेशनशिप से या ओरली भी कर सकते हैं। कनिष्क ओरली कर रहे हो या इक्वेशन लिख के कर रहे हो, 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओरली कर रहे हो क्या?
Yes, sir. हाँ, ओरली में देख रहे हो कि भाई 10 सेकंड में वेलोसिटी 50 से डिक्रीज हो रही है। 10 सेकंड में वेलोसिटी 50 से डिक्रीज हो रही है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से डिक्रीज होगी? 5 से डिक्रीज होगी। तो 2 सेकंड में 10 से डिक्रीज होगी। तो पहले 50 थी, तो 10 से डिक्रीज होके 40 हो गई। ये तो अपन ने ओरली कैलकुलेट किया। और अदरवाइज फिर जैसे हम करते हैं, ये पर्टिकुलरली बायो वालों के लिए, यहाँ पे मैंने इधर पॉइंट्स मार्क किए मैंने 0,50 और 2 सेकंड्स में मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो 2,v और एक ये वाला पॉइंट है मेरे पास में 10,0 और मैंने स्लोप को इक्वेट कर दिया 50 माइनस v अपॉन 0 माइनस 2 बराबर 50 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 10। मैंने स्लोप लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। या तो आपने इस तरह से स्लोप लिख के किया, या फिर आपने स्ट्रेट लाइन रिलेशन है तो लीनियर रिलेशनशिप में बराबर t के चेंज के लिए बराबर v में चेंज होगा, तो उसी से अपन ने ओरली कर लिया। तो 2 सेकंड्स पे अपन ने वेलोसिटी ओरली कैलकुलेट कर ली, हमारी 40 आ गई। अब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज में लेके मैंने बोला वर्क कितना होगा, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर विच इज 40 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर विच इज 50 का स्क्वायर। हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ये w आ गया मेरा। वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे इनडायरेक्टली काम आती है कि आपको vt फंक्शन गिवन था, है ना, और वहां से आपको वर्क कैलकुलेट करना था, आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिपीट होता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, आपकी एक्सरसाइज से लिया है कि एक बुलेट एक प्लैंक से पास हो रही है तो वेलोसिटी 1/n से डिक्रीज हो रही है। यानी कि पहले v थी तो v/n से कम हो गई, यानी कि अब वेलोसिटी कितनी बची, v1 माइनस 1/n बची। 1/n से कम हुई है, बुलेट लूजेस 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी, 1/n लूज किया है, मतलब v/n लूज किया है, तो बची कितनी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है मेरी वो v से v माइनस v/n हो गई वेलोसिटी। ये है, ये नहीं बोला वेलोसिटी 1/n टाइम्स हो गई है, बोला 1/n लूज करी है, तो बची कितनी, v माइनस v/n बची। अब एक प्लैंक पे जाने पे ऐसा हो रहा है, तो बोला बुलेट को कितना स्टॉप करने के लिए नेट अपने नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने चाहिए। सही है, तो इसमें अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो अपना ट्रक और उसका भी होता है, गाड़ियों का भी होता है कि भाई स्पीड v है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s है, स्पीड डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, हाफ कर दी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, कीपिंग द ब्रेक सेम, कीपिंग द फोर्स सेम। तो यहाँ हम वर्क एनर्जी थ्योरम से जब जाते हैं, हम बोलते हैं माइनस एफ एस हमारा वर्क है, फ्रिक्शन होता है यूजुअली, तो माइनस एफ एस वर्क है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा आ जाता है mv स्क्वायर बाय 2s से। दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाएं, दोनों सेम चीजें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक में आप काइनेमैटिक्स के थ्रू जा रहे हो और दूसरे में आप वर्क के थ्रू जा रहे हो, दोनों इक्वेशन सेम। आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as क्षितिज लगाओ या फिर वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाओ, दोनों चीज सेम है। तो अब मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो मैंने एक बार एक प्लैंक के लिए लिखूंगा, फिर n प्लैंक्स के लिए लिखूंगा। तो एक बार मैंने इक्वेशन लिखी, प्लैंक की थिकनेस मैंने x मान ली, तो एक बार मैंने लिखा माइनस एफ एक्स बराबर फाइनल स्पीड हाफ m v माइनस v/n का स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी एक प्लैंक के लिए। देखो आराम से, माइनस एफ एक्स वर्क हुआ और माइनस एफ एक्स वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अब मैं मान रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कैपिटल N चाहिए स्टॉप करने के लिए, तो अब दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूं, माइनस एफ कैपिटल N x बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ m v स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मेरा इन सेशंस में मैं कैलकुलेशन थोड़ी कम बताऊंगा, है ना, मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट बता के आगे मूव ऑन कर जाऊंगा, और बाद में मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में। रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके जहां आपको समझना हो आप समझ लेना। किसी ने हैंड रेज किया है, दीपा मैम कह रहे हैं, हाँ सर
हृदय ने और सुधांशु ने हैंड रेज किया है। हृदय बोलो बेटा, हृदय को अनम्यूट करना। Yes, sir. पार्टिसिपेंट्स में अपने को जल्दी दिख जाएगा। सर इधर x थिकनेस ऑफ द प्लैंक है ना? हाँ, x थिकनेस ऑफ प्लैंक है। ओके सर। और सर n टाइम्स का मतलब हो गया कि भाई आपने को पूछा है क्षितिज कितने प्लैंक लगाने हैं, फरहान आपने से पूछा है कितने प्लैंक लगाने हैं, अब n प्लैंक लगा रहा हूँ तो थिकनेस उसको जो ट्रैवल करनी पड़ रही है वो nx ट्रैवल करनी पड़ रही है, इसलिए। ओके सर, ओके सर। चले लो आगे। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन बताई मैंने, और ऐसी ओरल और सर हाँ हृदय सर एक बार ना ये भी बताना कि v माइनस वी बाई एन कैसे आया? हाँ, तो v माइनस वी बाई एन कैसा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बुलेट लूजेस 1 बाय n, अ बुलेट लूजेस 1 बाय n, ये देखो 1 बाय n लिखा हुआ है, 1 बाय n ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि पहले v थी तो v में से गुरसिफत v बाय n लूज कर दी उसने, तो बची कितनी v माइनस वी बाय n, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। पीएम नरेंद्र मोदी, ये जिसका भी नाम है चेंज करो, टाइम पास बिल्कुल मत करो। अच्छा ये तो वेटिंग रूम में आए हैं अभी, दीपा मैम एक बार एंटर करके इनको बता देना कि नाम चेंज कर लें अपना, अदरवाइज इनको रहने दो, बाहर ही रहने दो, ले बाहर ही रहने दो इनको। सर एक और बात समझाओ। हाँ समझा रहा हूँ। हम बोल रहे हैं कि स्पीड जो है वो v से मतलब बोला है कि 1 बाय n, अ बुलेट लूजेस 1 बाय n ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि v बाय n से वेलोसिटी कम हो गई है। ऐसे बोला कि भाई मैंने 1/4 वेलोसिटी लूज कर दी, तो बची कितनी v माइनस वी बाय 4, तो ऐसे ही मैंने 1 बाय nth वेलोसिटी, प्राकृति ध्यान दो बेटा, 1 बाय nth वेलोसिटी लूज कर दी, 1 बाय nth वेलोसिटी लूज कर दी, तो अब बची कितनी v माइनस वी बाय n। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर देखो ऐसा ही फिर क्वेश्चन अपने पास है, a time varying net force on a 4 kilogram, a time varying net force on a 4 kg particle। अब देखो यहाँ पे टाइम वेरिंग फोर्स गिवन है मेरे को, टाइम वेरिंग फोर्स गिवन है, जस्ट अ मिनट दीपाला मैं करता हूँ। तो अ टाइम वेरिंग फोर्स, देखो x का फंक्शन गिवन है, मतलब वर्क इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, तो अब आप एकदम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे यार x t गिवन है और वर्क कैसे निकालें। तो वर्क से रिलेटेड कुछ भी आता हो मन में, पहले वर्क एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी चेंज, ये 3 इक्वेशन मन में बोलनी है, तीनों में से किसी एक में क्वेश्चन फिट होगा, वर्क एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी चेंज। तो जैसे ही एक्स टी दिया हुआ वर्क पूछा है फर्स्ट 3 सेकंड्स में, वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, एक्स को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, 0 और 3 सेकंड्स में वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके छोड़ दो दीपमाला मैम, 0 और 3 सेकंड्स में वेलोसिटी कैलकुलेट करके और हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर करके वर्क कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सर निशांत ने हैंड रेज किया है। निशांत को बोलो, निशांत बाद में मैं डाउट लूंगा बेटा, अभी छोड़ दो, बाद में लूंगा। म्यूट कर देना मैम सबको। यस। अब देखो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट के लिए काफी रिपीट होने वाला है ये। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्ड वेलोसिटी v इन टाइम t, वर्क डन इन फर्स्ट t सेकंड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो यहाँ पे पहले तो मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे दी कि कैपिटल टी टाइम में वेलोसिटी v हुई है, कैपिटल टी टाइम में वेलोसिटी v हुई है, यहां से मेरे को एक्सेलरेशन मालूम पड़ गया v बाई कैपिटल टी, और फिर टाइम t पे पहले मेरे को एक्सेलरेशन मालूम पड़ गया v बाई कैपिटल टी, तो टाइम t पे जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी मेरी v बाई कैपिटल टी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये टाइम t पे वेलोसिटी होगी।
और वर्क कितना होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल फिनिश, के इनिशियल 0 है, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर तो W हो जाएगा मेरा हाफ एम वी स्क्वायर, वी एट टाइम टी का स्क्वायर, तो एक इसके प्रोपोर्शनली में आ रहा है वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल स्क्वायर। ये जो वी और टी है इनको तो आपको कांस्टेंट की तरह लेना है, ये जो v और t है इनको तो कांस्टेंट की तरह लेना है, क्योंकि टाइम कैपिटल T में वेलोसिटी v होगी, इससे एक्सेलरेशन निकाल के जनरल टाइम t स्पीड निकालनी होगी अपने को, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज में ले रहे हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0 है, वहां से हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। फिर देखो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नीचे वाला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass m traveling a distance d starting from rest under the action of constant force is directly proportional such that f is directly proportional to t। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो फोर्स है वो टी के प्रोपोर्शनलिटी में है, तो काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस अपने को बतानी है, वो किसके प्रोपोर्शनलिटी में होगी, एफ टाइम के प्रोपोर्शनलिटी में। तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी में चलते हैं, फोर्स टी के प्रोपोर्शनलिटी में है, तो एक्सेलरेशन भी टी के प्रोपोर्शनलिटी में होगा, और एक्सेलरेशन वेरिंग है तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फोर्स टी के प्रोपोर्शनलिटी में है, तो और जो लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं ओरल इक्वेशन को फिनिश कर दो, है ना, सब लोग अपने सेशन का यूज सब ले सकते हैं, जो लोग कर रखे हैं वो मेंटली कैलकुलेशन करो, ट्राई करो, मेंटली आप फिनिश कर दो उसको। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, इंटीग्रेट करेंगे, छुट्टी ध्यान दो, इंटीग्रेट करेंगे तो स्पीड जो है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर यानी कि टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनलिटी में हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनली होगी। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता हूं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी दे दिया, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी दे दिया, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनलिटी में हो गया। स्पीड जब इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो टी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनलिटी में हो जाएगी, टी टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो टी टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनलिटी में हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर तो टी क्यूब के प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगी। ऐसे कुछ भी फंक्शन गिवन हो, डराने के लिए टी टू द पावर n दे सकते हैं, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर n है, और फिर काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंस पूछी है, तो वही f से एक्सेलरेशन, स्पीड, और वहां से वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन अपन ने लिया है, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि स्पीड डबल कर दी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा, तो उसमें ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन में केयरफुली कुछ नहीं रखा है, वो भी ब्रेकिंग फोर्स कांस्टेंट है, और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो सकता है फॉर सेम टाइम स्टॉपिंग टाइम सेम रखना है, कभी ऐसा कंस्ट्रेंट गिवन हो सकता है। मेजर तो हमेशा ऐसा ही होता है कि ब्रेकिंग फोर्स सेम है, तो माइनस एफ एस बराबर 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रेकिंग फोर्स सेम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, स्पीड डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, ओरली अपन आंसर दे दिया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना टाइम हो गया। ऐसे मैंने देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, दो ट्रक हैं ए और बी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है and have same kinetic energy. Mass of A is double that of B. Brakes are applied to both and are brought to rest with the same coefficient of friction. अभी देखो क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है बट ब्रेकिंग फोर्स सेम नहीं रहेगा, क्योंकि m दोनों का अलग अलग है, तो म्यू एम जी दोनों का अलग अलग होगा, केयरफुली पढ़ना है अपने को। Same if distance covered by A before coming to S1 is to rest is S1 and S2, आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन से जा सकते हो और चाहो तो वर्क एनर्जी से जा सकते हो, थर्ड इक्वेशन से जा सकते हो या वर्क एनर्जी से जा सकते हो। थर्ड इक्वेशन से जाएंगे तो 0 बराबर v स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एस, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, एक्सेलरेशन म्यू जी होगा माइनस म्यू जी होगा। देखो ठीक है क्या, हाँ, तो अब बट इसमें क्या है, पहले स्पीड में रिलेशन चाहिए होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है बट मास अलग अलग है, तो इसमें आपको पहले स्पीड्स को रिलेट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो ट्रक ए का मास जो है वो डबल है, तो 2m va स्क्वायर बाई 2 बराबर m vb स्क्वायर बाई 2, तो यहां से va स्क्वायर vb स्क्वायर में रिलेशन आ रहा है, va स्क्वायर बाय vb स्क्वायर इज 1/2, और जो s है वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है, तो s1 अपॉन s2
is v1 square upon v2 square, that is 1/2. कभी कभी हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो मैम आप देख लेना प्लीज, है ना, कभी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो एक तो मैंने थर्ड इक्वेशन का अप्रोच लगाई यहाँ पे, बट यहाँ पे कई कंस्ट्रेंट गिवन थे, मास अलग, काइनेटिक एनर्जी सेम, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम, है ना, उस तरह से अपने को लेना था। या मैं फिर इसको चलता अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से चलते तो माइनस म्यू एम जी एस बराबर 0 माइनस के इनिशियल। के दोनों का सेम है इसलिए मैं उसको हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ उसको। तो यहां से कनिष्क मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो ए का मास डबल है, तो जो स्पीड है, ऐसे थम्स अप कर दिया करो जिसका भी नाम लूं, है ना, तो जिसके ए का मास डबल है तो उसका डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। वो इधर से भी आ रहा था, इधर से थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो गई अपनी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। फिर एक और क्वेश्चन में आगे शेयर कर रहा हूं, देखो। फोर्स मेरे को दे रखा है -6x, फोर्स मेरे को दे रखा है -6x, ये फोर्स गिवन है, और x बराबर 3 पे स्पीड गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, और x बराबर 4 पे स्पीड मेरे से पूछी है, x बराबर 4 पे यहां स्पीड कितनी है वो पूछी है मेरे से। तो स्टैंडर्ड वर्क का क्वेश्चन है -6x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 4। कोशिश करो डायरेक्ट एक्सप्रेशन को लिखने की। तो f dx इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट लिखेंगे माइनस, आप इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हो डायरेक्ट, -6x dx इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 3 to 4, ये w हो गया, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 है, v स्क्वायर फाइनल निकालना है, इनिशियल का 64 है, रीअरेंज करके मेरी स्पीड आएगी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम, फोर्स वेरिंग गिवन था, x1 पे स्पीड v1 गिवन थी, x2 पे स्पीड v2 मेरे को निकालनी है। अग्री? ठीक है, आगे प्रोसीड करें अपन। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। 11th क्वेश्चन स्क्रीन पर रीड करना। बॉडी है, स्पीड a रूट s पे डिपेंडेंट है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, s जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, स्पीड और s में रिलेशन दे रखा है, बोला वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट t सेकेंड्स। तो फर्स्ट s डिस्टेंस नहीं बोला, तब तो डायरेक्टली हाफ एम वी स्क्वायर कर देते, फर्स्ट t सेकेंड्स बोला, तो पहले v की t पे डिपेंडेंस चाहिए, v के t पे डिपेंडेंस चाहिए, ठीक है ना। तो v को बोला ds बाई dt, v को बोला ds बाई dt, और मेंटली वेरिएबल्स को रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, v को बोला ds बाई dt, सो जस्ट अ मिनट, v को बोला ds बाई dt, सो ds अपॉन रूट s विच इज s टू द पावर माइनस हाफ, ds अपॉन रूट s बराबर dt इंटीग्रेशन। कैसा आया ये, मैंने लिखा a रूट s बराबर ds बाई dt, और वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, तो ds अपॉन रूट s बराबर a dt, और रूट s को 1 बाई रूट s को s टू द माइनस हाफ लिखा है। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा s और t में रिलेशन आएगा, इंटीग्रेट करेंगे s और t में रिलेशन आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v और t में रिलेशन आएगा। बीच में से कुछ क्वेश्चन नीट के लिए हल्का सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, जहां जहां ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा हो, तो s की t पे डिपेंडेंस आ गई, इंटीग्रेट करने पे डिफरेंशिएट किया, v t पर आ गया, बस हाफ एम वी स्क्वायर वर्क हो गया हमारा। तो s हमारा t पे डिपेंडेंट आ गया, डिफरेंशिएट किया, v हमारा t पे डिपेंडेंट आ गया। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसको आप देखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मैंने आपके वर्क एनर्जी थ्योरम की आपके साथ एप्लीकेशन शेयर की, बड़ी पावरफुल थ्योरम है, और इसको अलग अलग वे में कैसे यूज में लेते हैं उसके क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, अब आते हैं हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। ऐसे फोर्स जिनका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होता है,
कंजर्वेटिव है। ऐसे फोर्स जिनका वर्क पाथ डिपेंडेंट है, नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा वर्क रिवर्सिबल होगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करोगे वापस ले सकते हो, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करोगे वापस ले सकते हो, ठीक है, बट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क को रिट्रीव नहीं कर सकते हो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क रिवर्सिबल है, नॉन कंजर्वेटिव का रिवर्सिबल नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्योंकि पाथ डिपेंडेंट नहीं है, स्टेट फंक्शन है, तो यदि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होगा। नॉन कंजर्वेटिव का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, बट कंजर्वेटिव फोर्स का हर हालत में क्लोज ट्रिप में वर्क जीरो होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही आप पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं कर सकते हो। तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब दोस्तों ये आइडेंटिफाई करना कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कोई भी कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव है। कोई भी ऐसा फोर्स जिसका x कंपोनेंट केवल x पे डिपेंडेंट है, y कंपोनेंट केवल y पे डिपेंडेंट है, z कंपोनेंट केवल z पे डिपेंडेंट है, वो भी कंजर्वेटिव है। कोई सेंट्रल फोर्स कौन सा, जैसे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्सेस ऐसे हैं जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहे हैं और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं और इनका वर्क भी पाथ से इंडिपेंडेंट आता है, ये कंजर्वेटिव है। तो कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव है, ऐसा फोर्स जिसका x कंपोनेंट केवल x पे, y केवल y पे, z केवल z पे डिपेंडेंट है, वो कंजर्वेटिव है। सेंट्रल फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये भी कंजर्वेटिव है। बट यदि किसी फोर्स के x कंपोनेंट में y आ रहा है या y कंपोनेंट में x आ रहा है, इट मे और मे नॉट बी कंजर्वेटिव। x में y आ रहा है, y में x आ रहा है, तो इट मे और मे नॉट बी कंजर्वेटिव। तो ऐसे में चेक करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो xy प्लेन में यदि कोई फोर्स है तो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि हम चेक करते हैं कैसे, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। यदि ये कंडीशन मीट करती है तो हमारा xy प्लेन में प्रधान जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है, और यदि ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो हमारा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। हम जानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रखेंगे, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रखेंगे। तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, ये चेक होगा, इससे मालूम पड़ेगा कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो इस पे बेस देखो, मैंने नीचे एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देखना स्क्रीन पे। हमने बोला ये चार फोर्सेज हैं, इनमें से कौन कंजर्वेटिव है कौन नहीं है, ओरली आप देखो, चेक करो। ऋषिता, पहला फोर्स कंजर्वेटिव है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। आप कांस्टेंट फोर्स थम्स अप कर दो ना, आप अनम्यूट करने की होती है, जिसका भी नाम ले। तो पहला फोर्स कंजर्वेटिव है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। सेकंड फोर्स कंजर्वेटिव है क्योंकि एक्स कंपोनेंट में केवल एक्स आ रहा है, वाई कंपोनेंट में केवल वाई आ रहा है, ये भी कंजर्वेटिव है। थर्ड फोर्स जो है, इसमें एक्स में वाई आ रहा है, वाई में एक्स आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, सी ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूं, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, ये मैं चेक कर रहा हूं। तो ये वाली वैल्यू तो आ रही है मेरी 3, ये तो वैल्यू आ रही है 3, और ये वाली वैल्यू आ रही है मेरी 4, दोनों बराबर नहीं आ रही है, कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये वाला सी वाला फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। डी वाला फोर्स देखें, डेल एफ एक्स, सी डी वाला तो स्ट्रेट अवे कंजर्वेटिव है क्योंकि एक्स में एक्स आ रहा है, वाई में वाई आ रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव, एक्स में एक्स, वाई में वाई कंजर्वेटिव, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसा फोर्स जो r कैप में लग रहा है, ऐसा फोर्स जो प्लस माइनस r कैप में लग रहा है डायरेक्शन वाइज, और किसी r का फंक्शन है, किसी r का फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जरूरी gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर ही हो, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन हो, बट वो केवल r डिपेंडेंट होना चाहिए और डायरेक्शन प्लस माइनस r कैप है, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इनको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं और सेंट्रल फोर्सेस का कंजर्वेटिव होते हैं, हमें मालूम है। तो ये मैंने आपको बताया कंजर्वेटिव फोर्स का। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट देखें, तो ये मैंने आपके सामने बोला है, एक और एग्जांपल लिया है,
एक सेकेंड, रघुवीर सिंह रावत ने हैंड रेज किया है। कनिष्क बोलो, रघुवीर सिंह। रघुवीर बोलो, रघु बोलो बेटा। अच्छा म्यूट करना पड़ेगा। रघु जल्दी बोलो। इट्स नॉट ऑडिबल रघु, बाद में लेंगे डाउट या तो टेक्स्ट मैसेज भेज दो। दीपा मैं म्यूट कर दो, हैंड हटा दो, मेरे को लिखने में दिक्कत है। अब देखो 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एग्जाम लिखा हुआ है J98 है ना। 13th क्वेश्चन में मेरे को जो फोर्स है वो दे रखा है -KYI प्लस XJ। x में y आ रहा है, y में x आ रहा है, और बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पहले अपन a,0 पे गए, फिर a, a पे गए, टोटल वर्क निकालो। पहले अपन x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किए, पहले x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किए 0,0 से a,0, फिर y एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किए a,0 से a, a पे, और मेरे से वर्क पूछा है। तो मेरे को पाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं चेक कर लूं कंजर्वेटिव है नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब स्मार्टनेस देखो, इसमें मेरे को y में x दिया हुआ है और x में y दिया हुआ है, तो और यहाँ पे पाथ की इक्वेशन भी दी हुई है ना। तो ये कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। पाथ की इक्वेशन गिवन है, पहले अपन x एक्सिस पे चल रहे हैं, फिर y एक्सिस पे चल रहे हैं। तो पहले मैं एक बार चेक कर लूंगा कि यार ये कंजर्वेटिव तो नहीं है, कंजर्वेटिव है तब तो मैं डायरेक्टली फिर कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन देखें तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई 1 आ रहा है, और डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स ये भी 1 आ रहा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका वर्क नीट वाले चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, जेईई मेंस एडवांस वाले देखें, इसके वर्क के लिए अपन जब वर्क लिखेंगे तो W बराबर -K तो बाहर रह जाएगा, y dx प्लस x dy इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा fx dx प्लस fy dy इंटीग्रेशन। जब इस तरह से हमारा फोर्स कंजर्वेटिव होता है और x में y आ रहा होता है, y में x आ रहा होता है, तो मैंने क्लास नोट्स में बताया था मैं केवल एक को ले लूंगा, दूसरे को छोड़ दूंगा। केवल x वाला पार्ट ले लो, y को छोड़ दो, या केवल y वाला पार्ट ले लो, x को छोड़ दो। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ हो नोट कर लेना, बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे। यदि बाय द वे नीट वाले स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ हो तो बीच बीच में ऐसा आ सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ हमें मालूम पड़ गया फोर्स कंजर्वेटिव है, बट y में x आ रहा है, x में y आ रहा है, तो अपन ने fx dx कनिष्क fy dy इक्वेशन लगा दी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करूं? तो मैं आपको कह रहा हूँ एक को छोड़ दो, केवल एक को रिटेन रखो। चाहो तो पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को ले लो, दूसरे वाले को छोड़ दो, पहले वाले को ले लो। अब इसमें y को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो और dx का इंटीग्रेशन कर दो x, y हटा दो और बस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया। लिमिट्स लगा दो, हमें पाथ की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। हम स्ट्रेट अभी चलेंगे 0,0 से a, a पे, a, a पे। तो फाइनल आ रहा है -KA², इनिशियल आ रहा है 0, वर्क आ गया मेरा -KA²। इज दैट ओके? ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो इस टॉपिक को अलग से रख लेना, यदि भाई में और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो मैं अभी बस रिकॉल करा रहा हूँ आपको, ऐसे पढ़ाता है ये अप्लाई हो रहा है। फ्रेश पढ़ाना एकदम, फिर उसको अलग से ले लेंगे सेशन में। आप हमें रिक्वेस्ट भेजोगे उसका अलग से सेशन ले लेंगे। तो ये हम लोगों ने किया, मैं रब कर रहा हूँ। अब अपन आगे देखें तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो एक और क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ है और ये नीट और सबके लिए प्रोबेबल है। घबराने वाली एक्सप्रेशन दी हुई है ऐसे। इसमें अपने को क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में ये है दोस्तों, एक्स आई प्लस वाई जे इज वेक्टर आर। कभी कभी क्या होता है, जो आर में इक्वेशन, देखो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे लिख सकता हूँ, जैसे एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है और दूसरा पार्टिकल एक्स, वाई, जेड पर है। तो जो सिंपली फोर्स मेरे को लिखना है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, उसी को मैं डराने के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूँ। जस्ट अ मिनट, के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इनटू वेक्टर आर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और ये आर वेक्टर आर को भी मैं हटा के, ये हाथ अपना हैंड रेस डाउन कर दो प्लीज, ये वाला डाउन करना।
अभी हैंड रेज मत करो, मैं बाद में क्वेरीज लूंगा। तो ये अपन ने इसको भी यहाँ पे डराने के लिए अपन ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये वही के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R लिखा हुआ है, जिसमें एक पार्टिकल ओरिजिन पे, एक पार्टिकल x, y, z पर है, उसी को डराने के लिए ऐसे लिख दिया। सेम के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R, एक पार्टिकल 0,0,0 पे, एक पार्टिकल x, y, z पे, x, y, z वाले पार्टिकल पे कनिष्ठ अपन फोर्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से xi yj इस तरह से डाला हुआ हो, आप उसको वेक्टर R में कन्वर्ट करने की कोशिश करो फटाफट। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है x, y, ये है किसी x, y पे मेरे को फोर्स दिया हुआ है, किसी x, y पे। तो इसमें देखो नीचे R क्यूब लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज R स्क्वायर। तो ये R क्यूब लिखा हुआ है, ये एक सेकेंड, ये R क्यूब लिखा हुआ है और ये भी R क्यूब लिखा हुआ है, R स्क्वायर टू द पावर 3/2 R क्यूब लिखा हुआ है। तो यहां से मेरा F जब मैं लिख रहा हूं तो F में K R क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचा xi yj और ये वेक्टर R बन गया, ये हो गया K वेक्टर R अपॉन R क्यूब। देखो वही लिखा हुआ है K वेक्टर R अपॉन R क्यूब, ठीक है, विच इज K अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। जब भी फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है तो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिंपली F dr हो जाता है, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में जब फोर्स होता है तो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर को अपन F dr कर देते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा वर्क यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा K बाय R स्क्वायर dr। तो ये फोर्स हमारा रेडियल डायरेक्शन लग रहा है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनैलिटी में। ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबल है, नीट एडवांस सब में प्रोबेबल है ऐसा क्वेश्चन, आया हुआ भी है JEE 13 में। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वर्क डन ऑन द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम दिस टू दिस अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखो बड़ी ये चीज भी दी हुई है साथ में कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के अलोंग चला रहे हैं ओरिजिन में के अबाउट XY प्लेन में। करने लायक क्वेश्चन है। तो XY प्लेन में सेंटर ओरिजिन पर है और R रेडियस का सर्किल है उसमें चला रहे हैं, और ये फोर्स लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में, ये लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में और हम सर्किल में चल रहे हैं। वर्क कितना होगा? 0, स्ट्रेट अवे वर्क 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स रेडियल में लग रहा है और अपन चल रहे हैं सर्कल में, इसलिए वर्क 0 हो जाएगा। इज इट ओके? अदरवाइज अपन बाय द वे ऐसे दिया हुआ था x1 y1 से x2 y2 पे जा रहे हैं, तो ये मेरा वर्क फिर उस केस में मैं कैसे कैलकुलेट करता, w बराबर f dr इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, दैट इज k बाय r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, ये मेरा वर्क है। f डॉट ds सिंपली f dr, तो k बाय r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, r1 है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, r2 है अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्चुअली R सेम है, देखो इधर से भी जाओगे ये भी R भी A है और ये भी A है, तो वर्क 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से हमें x और y में जो हमारे सेंट्रल फोर्स की एक्सप्रेशन है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप, इसको अपने को x y में ब्रेक करके दिया हुआ है, तो पहले उसको r में कन्वर्ट कर लेना है और सिंपली फिर w बराबर f dr इंटीग्रेशन, वहां से हमारा वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। चले लो, तो ये मैं रब कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपके लिए मैंने कंजर्वेटिव फोर्स पे एक और लिया है। कभी कभी ऐसा संभव है कि अपने को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है और वर्क कैलकुलेट करना है। अब ये फोर्स क्लियरली आयुष नॉन कंजर्वेटिव दिख रहा है, कैसे? y में x आ रहा है और x में y आ रहा है, तो क्लियरली तो नहीं बोल सकते, बट मैंने ओरली कैलकुलेट कर लिया था डेल fx अपॉन डेल y, डेल fy अपॉन डेल x। प्रधान डेल fx अपॉन डेल y, डेल fx अपॉन डेल y, तो fx में देखो ये y आ रहा है, fx गुरसिफत उबासिया क्यों आ रही है? fx में y आ रहा है और fy में x आ रहा है। fy ये रहा, ऑर्डर रिवर्स करके लिखा हुआ है, आपसे गलती हो सकती है, आप पहले वाले को हमेशा x रीड कर लो और दूसरे वाले को हमेशा y कंपोनेंट रीड कर लो, थोड़ा केयरफुल रहना है। पहले y कंपोनेंट दिया हुआ है, बाद में x कंपोनेंट दिया हुआ है, तो डेल fx अपॉन डेल y और डेल fy अपॉन डेल x देख रहे हैं तो बराबर नहीं आ रहा है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका वर्क बिना पाथ की एक्सप्रेशन के नहीं आ सकता है,
पाथ की एक्सप्रेशन होगी तो ही इसका वर्क मालूम पड़ेगा, अदरवाइज वर्क मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमें देखो ऑथर ने दिया हुआ है, हम पाथ x बराबर y के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ये नीट एडवांस सबके लिए काम का है। आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है, वर्क पाथ डिपेंडेंट होगा, बिना पाथ की इक्वेशन के आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हृदय कनिष्ठ वीडियो ऑन करो, बिना पाथ की इक्वेशन के आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और पाथ की इक्वेशन यूज में लेनी है। अब अपने को बस यहाँ पे करना क्या है, जो पाथ की इक्वेशन है अपन y को इन टर्म्स ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ y डाल देंगे। बेसिकली इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान रहे dx के साथ में x का फंक्शन होना चाहिए, dy के साथ में y का फंक्शन होना चाहिए। dx के साथ में x का फंक्शन होना चाहिए, dy के साथ में y का फंक्शन होना चाहिए। ये अपने को इंश्योर करना है। तो अब मैं जब यहाँ पे वर्क कैलकुलेट कर रहा हूं तो w बराबर x स्क्वायर dy प्लस y dx क्या आ रहा है, fx dx fy dy। अब dy के साथ मेरे को y का फंक्शन चाहिए, तो इस x को हटाओ, तो हमें इक्वेशन गिवन है y बराबर x, तो इस x को हटाओ, यहाँ पे y डालो, तो ये हो गया y स्क्वायर dy और dx के साथ में मेरे को x चाहिए, तो y को हटाओ, y की जगह मेरे को x लिखना है, x dx। बस अब जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर लो। तो नीट में भी ये पॉसिबल है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि हमें पाथ की इक्वेशन गिवन है, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, अपन ने वर्क के लिए fx dx fy dy लगाया। अब dx के साथ वाले को आपको x में कन्वर्ट करना है और dy के साथ वाले को y में कन्वर्ट करना है और फिर नॉर्मल में जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे अपने को इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो ये मैंने लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव पे। Which of the following statements concerning the work done by a conservative force is oblique are true? ये more than one choice correct है थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर में डाउट्स बाद में ले लेंगे अपन, अभी थोड़ा सा गैप देते हैं। हाँ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में कौन कौन सी चीजें ट्रू है? इट इज रिवर्सिबल, यस। इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ पी फंक्शन। कंजर्वेटिव फोर्स से आप पी का फंक्शन लिख सकते हो, कहने का मतलब ये कह रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टार्टिंग वर्क डन बाय फोर्स। ध्यान रखना वर्क डन की बात कर रहा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो रिवर्सिबल है, ये सही है। इट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशंस, ये भी ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ द बॉडी, ये भी ठीक है। इन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर द सेम, द टोटल वर्क इज 0, ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शंस यहाँ पे ठीक है, ये थ्योरी को रिवाइज करा रहा है। तो यहां तक अपन ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का फिनिश किया। ठीक है, देखो एक बार कोई भी डाउट आ रहा है अब अपन डाउट ले सकते हैं 2-5 मिनट के लिए। बाकी पानी वानी पीना है, पानी वानी पी लो। इस तरह के सेशन थोड़े इंटेंसिव रहेंगे एक्चुअली, क्योंकि सामने स्क्रीन पे तो हम खाली तो बैठेंगे नहीं, तो बोलना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, है ना। तो पानी वानी पी लो आराम से, और किसी को डाउट पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हो। राहुल ने किया है। हाँ सर कंजर्वेटिव अपन नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स को कंजर्वेटिव बोलेंगे या नॉन कंजर्वेटिव? नॉर्मल देखो जब इम्पल्सिव सिचुएशन होती है ना कि जैसे आपके नीट में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज में एकदम झटका लग रहा हो, रस्सी से ब्लॉक में एकदम झटका लग रहा हो, उस समय टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव रहते हैं, मतलब नॉन कंजर्वेटिव रहते हैं। अदरवाइज टेंशन एंड नॉर्मल आर कंजर्वेटिव फोर्स। हृदय तुम्हारा क्या डाउट था? हृदय नेटवर्क में नहीं है, अच्छा। और किसी का डाउट है तो बोलो। हाँ नव्या बोलो। सर 15 वाला सॉल्विंग समझ में नहीं आई। 15th वाला क्वेश्चन जो है, जस्ट 15th वाले में हम कह रहे हैं, देखो वर्क जो होता है वो होता है W बराबर fx dx fy dy इंटीग्रेशन बेरिंग फोर्स है। तो अब यहाँ पे fx y है, ध्यान से देखना, आई कैप के साथ वाला fx है, तो ये हो गया। सर में j कैप है तो वही। हाँ, तो और y कंपोनेंट हमारा x स्क्वायर है, फोर्स का x कंपोनेंट y है और y कंपोनेंट x स्क्वायर है। यहां तक आ गए? यस सर। अब मेरे को
इसको इंटीग्रेट करना है तो dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए और dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए। तो अब Yes, मेरे को sir. पाथ की इक्वेशन गिवन है, ये x बराबर y, इसको यूज Yes, में sir. लेके मैं हटाऊंगा, तो यहाँ पे मैं y को हटाऊंगा, इसको मैंने लिखा y बराबर x। जैसे मान लो y बराबर x स्क्वायर गिवन होता तो मैं यहाँ x स्क्वायर लिख देता, तो ये y की जगह मैंने x लिख दिया, Yes, sir. और ऐसे ये x को हटाना है तो x बराबर y है तो यहाँ y स्क्वायर लिख दिया। जस्ट अ मिनट, Otherwise हो जाएगा. Okay, हो जाएगा ना? okay. ठीक, पानी वानी पी लिया आप लोगों ने, आगे चले अपन। पार्थ और निशांत ने भी हैंड रेज किया है। निशान बाद में लेंगे, नव्या बाद में लेंगे, अब आगे चलते हैं। अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आती है ना? तो हमें ध्यान रखना है कि डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, ठीक है? दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन। अब यदि कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस हो जाएगा, आर का फंक्शन है तो एफ डी आर इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स का फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैलकुलेट करना आते ही अपने को, ग्राफ गिवन है तो वहां से वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, इससे गिवन फोर्स से हम यू का फंक्शन निकालते हैं। और दूसरी थ्योरी है हमारी, हमें यू का फंक्शन गिवन है, यू हमें आर के फंक्शन में गिवन है, जैसे माइनस जी एम वन इनटू अपॉन आर के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो हम एसोसिएटेड फोर्स लिखेंगे du by dr r cap with नेगेटिव साइन। यदि u r के फंक्शन में गिवन है तो f लेंगे माइनस du by dr, यदि u x के फंक्शन में गिवन है f लेंगे माइनस du by dx i cap, और यदि u x y z तीनों का फंक्शन है तो हमारा f होगा माइनस डेल u by डेल x i cap माइनस डेल u by डेल y j cap माइनस डेल u by डेल z k cap। तो f से u पे कैसे आना है? इन डेफिनेशंस के थ्रू। u से f पे कैसे आना है? इन डेफिनेशंस के थ्रू। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, यदि ग्राफ गिवन है तो, और डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ। डेल्टा u बराबर माइनस डब्ल्यू, ये डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ऑलरेडी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ग्रेविटी के लिए अर्थ के बिल्कुल क्लोज है, तो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो लेते हैं, h हाइट पे mgh, ठीक है? या जैसे हमारी टेबल पे चेन रखी हुई होती है, नीचे लटक रही होती है, तो ऐसे में हम किसी भी रेफरेंस को जीरो ले सकते हैं, उसके h ऊपर प्लस mgh, उसके h नीचे माइनस mgh। यदि हमारा कंटिन्यूअस मास है, जैसे चेन लटक रही है, तो ऐसे में हमें उस मास का सेंटर ऑफ मास लेना होता है, उसकी हाइट लिखनी होती है जब हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है कंटिन्यूअस मास के लिए। तो इस तरह से हम ग्रेविटेशनल एनर्जी के साथ डील करते हैं। ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ती है, नीचे आते हैं तो ग्रेविटेशनल एनर्जी कम होती है। स्प्रिंग फोर्स में, स्प्रिंग के रिलैक्स स्टेट में अपन एनर्जी जीरो लेते हैं, तो जब स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन x है तो एनर्जी हाफ के x स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है? और स्प्रिंग फोर्स का एनर्जी डेल्टा यू बराबर मतलब हाफ के x फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ के x इनिशियल स्क्वायर, ये एनर्जी के हो गया। अब इस पे बेस्ड अपन देखो, ये थ्योरी अपन ने रिवाइज किया, क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे को यहाँ पे वर्क देखो, मेरे को यहाँ पे फोर्स गिवन है, मेरे को यहाँ पे फोर्स गिवन है और इनिशियल पोजीशन गिवन है, फाइनल पोजीशन बोली है, दी हुई है, और बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू। कांस्टेंट फोर्स है तो माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ वाई डेल्टा वाई, डेफिनेशन डायरेक्टली काम में लेंगे। नीचे 18th क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं, 18th क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है, देखो एफ एक्स वर्सेज एक्स का, बोला x बराबर 6 पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, x बराबर 0 पे 0 है, तो फिर से डेफिनेशन यूज में ली, u एट x बराबर 6 माइनस u एट x बराबर 0 बराबर माइनस w, माइनस साइन नहीं भूलना है, माइनस w। तो 0 से 6 पे जा रहे हैं अपन, इनिशियल 0 है, फाइनल 6 है, इधर जा रहे हैं 0 से 6 पे, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव, ऊपर कैलकुलेट किया, इधर डाला और u एट x बराबर 6 आ गया, u एट x बराबर 0 मालूम।
फिर देखो नीचे एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, फोर्स अपने को गिवन है, एक्स बराबर 0 पे एनर्जी 0 लेनी है और जनरल एक्स पे एनर्जी बतानी है। आराम से रीड कर लो, दिमाग में मेथड लाने की कोशिश करो। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रेफरेंस से जनरल एक्स पे चलते हैं रोहित, रेफरेंस 0 है यहाँ पे, रेफरेंस से जनरल एक्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एनर्जी लिखनी है, तो यू एट एक्स माइनस यू एट एक्स बराबर 0 बराबर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए लिखा मैंने 8x क्यूब dx इंटीग्रेशन 0 to x, u एट x माइनस u एट x बराबर 0 बराबर माइनस f dx। माइनस क्यों आया? क्योंकि वो डेल्टा यू की डेफिनेशन में है, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, इसलिए माइनस आया वहां पे। ये बोलना नहीं अपने, होनी तो गलती हो जाएगी आते हुए भी। तो ये अपन ने 19th क्वेश्चन लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मीन्स में, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इन 20th क्वेश्चन पे ध्यान दो। किसी को सेशन में ब्रेक लेना ले सकते हो, है ना। इट्स बीन ऑलमोस्ट 75 मिनट्स। बोलने वाले को मालूम नहीं पड़ता है, सुनने वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मैं आप ही को सर्व कर रहा हूँ। यदि आप ब्रेक लेना चाहो तो 2-4 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। आकृति, तुम मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रही हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा कुछ कुछ लिखते रहो ताकि थोड़ा सा बेटर लगेगा। थोड़ी आईज ब्लिंक कर लो, लगातार स्क्रीन पे देख रहे हो। सर कृतिक शर्मा ने हैंड रेज किया है। किसने? कृतिक। कृतिक बोलो। वर्मा। सर वो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या था? मैं अभी शेयर कर दूंगा, 19 का आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा, पूरा मैं शीट शेयर कर दूंगा आपके साथ। सर पार्थ ने भी किया है हैंड रेज। पार्थ क्या कह रहे हो? जो 14th क्वेश्चन था हम्म सर, जिसमें वो फंक्शन दे रखा था फोर्स का अपॉन x1 x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यस यस, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, सर ये क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया तो बता ओके दीजिए। ओके ओके, ठीक है। इसको अलग से ले लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं फिर अलग से ले लेंगे इसको। एक बार व्हाट्सएप पे भी इसका मैं सोल्यूशन वापस से डाल दूंगा, टेक्स्ट मतलब वॉइस मैसेज में। तो इस क्वेश्चन को देखें, जेईई मेंस में आया हुआ है, नीट के डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ सकता है। x टू द पावर n का ही डिफरेंशिएशन है तो कोई खास बात नहीं है। x टू द पावर -12 को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्षितिज x टू द पावर -6 को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, the potential energy function for the force between two atoms in a diatomic molecule is given by this। ये फंक्शन आपने पहले भी देखा हुआ होगा, ये मेरे को फंक्शन गिवन है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो सेपरेशन x है उसके साथ पोटेंशियल कैसे वेरी कर रही है उसका ये फंक्शन दिया हुआ है। बोला है इफ द डिसोसिएशन एनर्जी इज u एट x बराबर इंफिनिटी माइनस u एट इक्विलिब्रियम। डिसोसिएशन एनर्जी देखो क्वेश्चन में डिफाइन की है, d बराबर u एट x इंफिनिटी u एट इंफिनिटी माइनस u एट इक्विलिब्रियम। तो d की वैल्यू बताओ। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितनी दिख रही है फंक्शन में? 0 दिख रही है। x को जब इंफिनिटी रखेंगे u के फंक्शन में तो 0 आ रहा है, तो ये पहले वाली टर्म तो 0 हो गई, पहले वाली टर्म तो 0 हो गई। और जस्ट और सेकेंड वाली टर्म की अपन बात करें तो सेकेंड वाली टर्म में u एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है कि आपसे केवल इक्विलिब्रियम पूछ लिया और लोगों ने एक्सप्रेशन देख के घबरा के छोड़ दिया, केवल इक्विलिब्रियम दिख लिया, इक्विलिब्रियम पूछ लिया। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0, और u के फंक्शन से फोर्स कैसे आएगा? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से। और क्योंकि 0 कर रहे हैं तो माइनस साइन हटा दो, उसकी रिलेवेंस ही नहीं। तो अपन डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पे निकालेंगे, मतलब फोर्स जो होगा वो होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। एक्स टू द पावर -12 को डिफरेंशिएट कर लोगे, -12 एक्स टू द पावर -12 -1, एक्स टू द पावर -6 का डिफरेंशिएशन -6 एक्स टू द पावर -6 -1, और उसको 0 के बराबर कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई जहां पे इक्विलिब्रियम है। तो नीट में केवल इतना ही पूछ सकते हैं,
कि आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया और आपसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ ली, डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर किया, आ गया आंसर। अब हमसे बोला है डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये जो x की वैल्यू आएगी ना, इसको वापस इसमें रखेंगे तो वहां से डिसोसिएशन एनर्जी आएगी और उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस ऑफ दैट। पहली वाली टर्म तो 0 है और जो डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर x रखने पे आई वो यहां रख देंगे, तो माइनस u एट इक्विलिब्रियम, तो हमारी डिसोसिएशन एनर्जी आ गई। तो नीट वाले के लिए भी चलो सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, केवल फर्स्ट पार्ट कर लिया आपने। और इस तरह के ग्राफ, इस तरह के फंक्शन का जो आपका ग्राफ होता है वो भी आपको ध्यान रखना है कैसा ग्राफ होता है। ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका जो ग्राफ रहता है, बेटा हैंड रेज का तो निशान अभी नहीं बताऊंगा मैं, डाउट लास्ट में पूछेंगे। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की इंटर एटॉमिक सेपरेशन के साथ में पीई का ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ में भी हम यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, यहाँ फोर्स की वैल्यू 0 है, यहाँ डेल यू बाय डेल आर 0 है। जब इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, इधर वाले पार्ट में जा रहे हैं, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है कनिष्क? कनिष्क स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव? सर नेगेटिव। यानी कि फोर्स क्या हो गया? फोर्स पॉजिटिव हो गया सर। इस रेंज में फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव फोर्स का आना बाहर की तरफ रिपल्सिव, तो रिपल्सिव। और इस केस में फोर्स नेगेटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब अंदर की तरफ, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है जिसमें ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, यहाँ डेल यू बाय डेल आर 0 है। साथ में आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूं मैं, कभी कभी u का फंक्शन गिवन हो सकता है और आपसे स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये पूछ सकते हैं। आपको मालूम है स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉल के बिल्कुल नीचे, ऊपर लेके जाओगे वापस नीचे आएगा, पेंडुलम को नीचे से ऊपर लेके जाओगे वापस नीचे आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पेंडुलम ऊपर है, थोड़ा सा धक्का दोगे वापस लौट के नहीं आ रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैथमेटिकली कैसे मालूम पड़ता है, देखो डेल यू बाय डेल एक्स बराबर 0 करेंगे, यहां से इक्विलिब्रियम आएगा कि किस एक्स पे इक्विलिब्रियम है। इस माइनस डेल यू बाय डेल एक्स फोर्स है और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहां से इक्विलिब्रियम मिलेगा अपने को। अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है अनस्टेबल है वो कैसे चेक होगा, है ना। इस सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, अभी सिंगल वेरिएबल का ही फंक्शन है, तो f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसको 0 करेंगे तो यहां से तो वो पोजिशन आएंगे जहां पे इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है अनस्टेबल है वो कैसे चेक होगा, डबल डेरिवेटिव, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, जिसको अपन लिखते हैं d2u by dx2, कोई दिक्कत नहीं है। x4 को एक बार डिफरेंशिएट किया 4x3, एक बार और डिफरेंशिएट किया 12x2। अब यदि ये पॉजिटिव है तो u मिनिमम है, मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि पहले नहीं पढ़ा हुआ है भूल गए हो तो साथ के साथ नोट करते चलना। और यदि ये नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पॉसिबल है जेई मेंस पर्टिकुलरली अपने को यू का फंक्शन दे दिया, किसी एक्स पे अपने से पूछा कि भाई स्टेबल है, पहले तो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है ये अनस्टेबल है ऐसे, तो पहले तो डिफरेंशिएट करके प्रियांशु अपने एक्स निकालेंगे जहां पे इक्विलिब्रियम है और फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे। यदि वो मिनिमा की कंडीशन आ रही है तो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये ठीक है। तुम्हारा वाला क्वेश्चन प्रियांशु मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये अपन ने किया, फिर देखो ये 20th मैंने आपको बताया, अब 21st पर अपन आए। 21st क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। u और x का ग्राफ गिवन है और मेरे से f और x का ग्राफ पूछा है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पे ऑप्शन देख लिया एक वाइड आई से, बट अब कॉन्सेप्ट रिकॉल करो भाई, u से f पे कैसे जाएंगे, माइनस डी बाई डी एक्स से।
तो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो f बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स से जाएंगे अपन, तो माइनस ड्यू बाई डी एक्स से जाएंगे। अच्छा, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको मालूम है, नीट वालों को भी मालूम है, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आएगी, तो जो फोर्स का वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा। तो पहले दो ग्राफ तो रिजेक्ट ही हो गए सीधा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर रिलेशनशिप आएगी भरत, तो लीनियर रिलेशनशिप में पहले दो ग्राफ तो रिजेक्ट ही हो गए। अब बाकी बचे बाकी दोनों ग्राफ, कोई वेटिंग रूम में, अब बाकी बचे दो ग्राफ। अब दो ग्राफ में लेफ्ट साइड में एक में देख लें, इधर स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो गया। तो अब देखो पॉजिटिव किस में आ रहा है। अच्छा ये ग्राफ, अच्छा एक और ध्यान, तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा ग्राफ पॉजिटिव एक्स के लिए दिया हुआ है, नेगेटिव एक्स के लिए तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये तो अपन कमेंट ही नहीं कर सकते। केवल कौन बचा, ये बचा। और वैसे देख लो, स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव रहा, फोर्स नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव। ऊपर रीड कर रहे हो पॉजिटिव, नीचे रीड कर रहे हो नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रीड कर रहे हो पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे रीड कर रहे हो नेगेटिव, है ना। तो सारे एग्जाम्स के लिए प्रोबेबल है ये। फिर भी देखो मेरे को क्या है, 90 मिनट्स हो गए, चीजों को रैप अप करना पड़ेगा, तो पॉसिबल है कि एक बार में नहीं समझ में आए, बट आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, और अपन अलग से ग्रुप्स में डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। मैं आपके साथ शीट भी शेयर कर दूंगा, सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, और फिर भी डाउट रहता है आप अलग से उसको पूछ लेना, क्लेरिफाई कर लेना। तो ये हम लोगों ने यू से पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स पे जाना, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पे जाना, दोनों तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने ये देख लिए हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, देखो 20 सेकेंड क्वेश्चन, देखो ट्राई करो ओरली सॉल्व करने का 20 सेकेंड को। मैं 5 मिनट में सेशन रैप अप कर दूंगा बिकॉज इट्स 90 मिनट्स, तो 90 मिनट से ज्यादा स्क्रीन पे कंटिन्यूस काफी डिमांडिंग है ना। फिर आप मुझे एक्चुअली क्या, देखो मेरी बात समझना, मैंने पूरा एक दिन इस सेशन की प्रिपरेशन की है, मैंने इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है स्टडी मटेरियल में से अलग अलग जगह से, स्टडी मटेरियल में, क्वेश्चन बैंक में से मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, ऑर्डर प्रिपेयर किया है, हमने ऑपरेटर से फिर उसको अरेंज कराया है ना, दिमाग में फ्लो बनाया है कि ऐसे लेना है। ऑलराइट, तो पूरा एक दिन दिया है आपका ये सेशन लेने के लिए। आपको हमें फीडबैक जरूर से भेजना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये सेशंस अटेंड करो, तो आपको कैसा लग रहा है उसी के बेसिस पे हम आगे के सेशंस डिजाइन करेंगे। कि आपको क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं, आपको लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं सर, केवल थ्योरी रिवाइज करा दो, या थ्योरी को थोड़ा और जल्दी वाइंड अप करके आप क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दो। वी वुड लव योर सजेशंस, दीपाला मैम और हम दोनों साथ में, वी वुड लव योर सजेशंस, उसके बेसिस पे हम और मॉडिफाई करेंगे। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले 1.5 से 2 महीने को हम आपस में बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें, और जिन लोगों का मोटिवेशन नहीं बन रहा है पढ़ने का, जो लोग थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो ये मेन लाइन में आ जाए। बहुत जेई मेंस में पर्टिकुलरली बहुत हाई स्कोरिंग नहीं जाता है, आपको मालूम है, हम 50-60% मार्क्स लेकर आते हैं, 300 में से हम 150 नंबर के अराउंड लाते हैं, तो बहुत रिस्पेक्टेबल कॉलेज मिलती है। और इन सेशंस को कवर अप करके जो लोग बिल्कुल लॉस्ट हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें क्या करें, इसी तरह के सेशन हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री और मैथ्स में भी रखने की। तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, आप हमें फीडबैक दो, पॉजिटिव नेगेटिव। फीडबैक मतलब फीडबैक होता है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता। फीडबैक मतलब व्हाट यू फील ऑनेस्टली, वो आपको कैसे बेनिफिट कर रहा है, तो ऑनेस्टली हमें वो फीडबैक देना है। इसमें सर को या मैडम को खुश करने के लिए फीडबैक नहीं देना है, जो ऑनेस्टली आप फील कर रहे हो कि सर हम ऐसा फील कर रहे हैं, हमें बेटर लगा, हमारे को थोड़ा पढ़ने का मोटिवेशन मिल रहा है, ऐसे सेशंस की थोड़ी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाइए, टाइम को थोड़ा कम कर लीजिए, टाइम मॉर्निंग में कर लीजिए, इवनिंग में कर लीजिए, जो भी आप XYZ आपको लिख दो बिना हेजिटेशन के, तो हम उसको फिल्टर कर लेंगे क्या चीज काम की है क्या चीज नहीं है। बट मेक श्योर कि आप ग्रुप्स पे अपने ये फीडबैक शेयर कर दो, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं ग्रुप पे नहीं करना चाहता हूँ, इंडिविजुअली करना चाहता हूँ, तो मैम के साथ और मेरे साथ इंडिविजुअली शेयर कर दो आप। बट ये फीडबैक्स हमें चाहिए ताकि आगे के सेशंस को हम अकॉर्डिंगली प्लान करें। जैसे मैंने एक सेक्शन में मान लो 5-6 क्वेश्चन लिए वर्क में, आपको लग रहा है कि सर 2-3 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, आप थोड़े जल्दी जल्दी कर दो, तो मैं उस हिसाब से हम आपके फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। ऑलराइट,
तो ये 22nd क्वेश्चन देखो आप, 22nd में u वर्सेस x ग्राफ है। जिन भी लोगों को क्वेश्चंस को देख के थोड़ी स्केरी फीलिंग आती है, थोड़ा अपना पैटर्न चेंज करो। आप क्वेश्चन को देख के पहले तो एक मोटा मोटा पूरी वाइड एंगल से फिगर और ऑप्शंस को देखा करो, और दूसरा फिर इमीडिएटली उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करो। डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, मन में सोचो ux से f पे कैसे जाएंगे, तो आपका दिमाग डेटाबेस में पोटेंशियल एनर्जी वाले सेक्शन में जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा कि यार माइनस ड्यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ स्लोप। मेथड मालूम पड़ गया, बस अब क्या आप तो सॉल्व करना है। तो f बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स बराबर माइनस स्लोप। अब उससे अपन ऑब्जर्व करेंगे, और अब अपने को स्लोप को ऑब्जर्व करना बहुत बेटर आता है। तो मेरे को यहाँ पे तो केवल कंपेयर करना है। जब भी वेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करते हैं, उसमें साइन का कोई लेना देना नहीं होता, साइन डायरेक्शन के लिए होता है। तो मेरे को बस चारों ये 3 पोर्शन ए बी में F1 गिवन है, BC में F2 गिवन है और CD में F3 गिवन है। और मेरे को यहाँ डायरेक्शन से मतलब ये वाला माइनस साइन ड्रॉप कर देंगे, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो स्लोप स्टीपेस्ट किस में दिख रहा है? स्लोप CD में दिख रहा है, तो CD में फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। BC में फोर्स 0 दिख रहा है क्योंकि स्लोप 0 है, और AB में इंटरमीडिएट है। तो मैक्सिमम हो गया CD, देन AB एंड देन BC। यहाँ माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता डायरेक्शन के लिए, अपने को तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 23rd IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंस वाले पर्टिकुलरली देखें और नीट वाले भी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, रीड करो आराम से स्क्रीन पे। हम आपका डेली सेशन प्लान कर लेंगे, बट आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए। तो आपका फीडबैक मस्ट है। यदि आपने मेरे साथ और दीपाला मैम के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा स्पेंड किया है, आपको 2 मिनट में फीडबैक लिख के हैंड टू हैंड भेजना है, अभी भेजना है, उठने से पहले लिख के भेजना है, ध्यान रखना। तो मेरे को फोर्स का ग्राफ फंक्शन गिवन है और यू का ग्राफ पूछा है। अब एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है कि फोर्स को इंटीग्रेट करके यू का फंक्शन निकालो और फिर उससे ग्राफ जज करो। दूसरा है कि यार उल्टा चलते हैं, यू का ग्राफ गिवन है तो वहां से फोर्स रीड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको रिवर्स मेथड सजेस्ट कर रहा हूं, उससे रीड करने की कोशिश करो। जो एफ है वो माइनस डी यू बाई डी एक्स है, और इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स की एक्स बराबर 0 पे फोर्स 0 आ रहा है। तो किस ग्राफ में x बराबर 0 पे स्लोप 0 है? किस ग्राफ में x बराबर 0 पे स्लोप 0 है? बी सेकंड एंड फोर्थ। राहुल, शबनानी, थम्स अप कर दो यदि सही है तो। देखो, इसमें x बराबर 0 पे स्लोप 0 नहीं है, टेंजेंट देखोगे तो नहीं है। इसमें x बराबर 0 पे स्लोप 0 नहीं है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, बचे बी और सी डी। तो बी और डी। अब x की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए फोर्स 0 आ रहा है, यानी कि स्लोप 0 आ रहा है। कौन से ग्राफ में x की पॉजिटिव वैल्यू पे फिर से स्लोप 0 आ रहा है? डी में या बी में? कनेश, x की पॉजिटिव वैल्यू पे फिर से स्लोप 0 आ रहा है, कौन से ग्राफ में? बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब आगे और चलना पड़ेगा। इसमें स्लोप 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि फोर्स 0 को अप्रोच कर रहा है x की लार्ज वैल्यूज के लिए। x की लार्ज वैल्यूज के लिए फोर्स 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि स्लोप 0 को अप्रोच कर रहा है, पैरेलल हो रहा है ये। जबकि यहाँ पे x की लार्ज वैल्यूज के लिए फोर्स नेगेटिव हो रहा है। देखो, हो रहा है नेगेटिव, x की लार्ज वैल्यू के लिए फोर्स नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग माइनस डी बाई डी एक्स स्लोप, उससे हम लोगों ने इसको जज किया। ऑलराइट, तो आज पहला सेशन था। शुरू में 10-1 मिनट समझाने में भी लगे थे, उसमें भी थोड़ा टाइम चलेगा। मैं भी थोड़ा टेक्नोलॉजी से अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम है ना। नेक्स्ट सेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा हमारा कंपैरेटिवली। तो आपको, मुझे और दीपाला मैम को फीडबैक जरूर से भेजना है। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेशंस आपके प्लान करें, ताकि जो लोग एकदम डिस्कनेक्टेड हैं, जिनको पढ़ने का मोटिवेशन नहीं बन रहा है,
जिनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, फ्लो नहीं बैठ रहा है, वो इन सेशंस के थ्रू आप पढ़ें। और जितने मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैं इस शीट के साथ में आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, यदि वो 50 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे ना, तो मेंस में आप काफी ठीक स्कोर लेकर आ जाओगे। मेंस में काफी ठीक स्कोर लेकर आ जाओगे, नीट की पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी उन 50 क्वेश्चंस में आराम से। ऐसे हर टॉपिक में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा मिक्स करके, ठीक है। तो आपको मुझे बस फीडबैक हम दोनों को जरूर से देना है, अपना फीडबैक, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। ऑलराइट, तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सनल डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं इस सेशन में, वो भेज देना, शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, किसी को भी अब कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। पार्थ ने हैंड रेज किया है। पार्थ बोलो। देखो, कल से जब भी आप एंटर करो ना, अपना नाम, जब आप लॉगिन करते हो तो अपना नाम जो है वही लिख के लाओ हमेशा, ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर पाए। पार्थ बोलो, क्या कह रहे हो? सर इसमें जो क्वेश्चन, पार्थ एक सेकेंड अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ हेलो हाँ पार्थ। सर, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था ना अभी, 23rd, सर ये एक बार वापस समझा दीजिए। जो आखिरी वाला पोर्शन था ना सर, जिसमें du by dx का डी ऑप्शन, सर वो वाला पॉइंट। सर जिसमें वो ग्राफ नीचे जाते हुए आपने जो बताया था अभी, जो f यहाँ पे f जो है वो है माइनस ड्यू बाई डी एक्स। मतलब हमें इस ग्राफ के स्लोप का वेरिएशन देखना है, ग्राफ का वेरिएशन नहीं देखना है, ग्राफ के स्लोप का वेरिएशन देखना है। तो f बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स, और माइनस ड्यू बाई डी एक्स, एंड इसमें जो फोर्स हमें गिवन है वो गिवन है x, मैंने कॉमन ले लिया, माइनस k प्लस ए एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो x बराबर 0 पे फोर्स 0 आ रहा है। अब किस ग्राफ में स्लोप 0 है? इस ग्राफ में x बराबर 0 पे स्लोप 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों रिजेक्ट हो गए। इसमें x बराबर 0 पे स्लोप 0 है, इसमें भी x बराबर 0 पे स्लोप 0 है। फिर x की पॉजिटिव वैल्यू पे फिर से फोर्स 0 आ रहा है। इसको जब 0 करेंगे ना, इस एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर बराबर k बाय ए, एक्स बराबर प्लस माइनस k बाय ए, तो x की पॉजिटिव वैल्यू पे फिर से फोर्स 0 आ रहा है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू पे फोर्स 0, यानी कि स्लोप 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो अपन ग्राफ रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही अपने एक्सेप्टेबल है। फिर x को इंफिनिटी की तरफ लेके जाने पे इसमें स्लोप 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि फोर्स 0 को अप्रोच कर रहा है। जबकि इसमें x को इंफिनिटी पे लेके जाने पे स्लोप मेरा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। देखो, टेंजेंट मेरी वर्टिकल होती जा रही है, स्लोप इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो x बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ता जा रहा है इसमें, इसलिए मैंने डी ऑप्शन चेक। ठीक है, सेम क्वेश्चन थोड़ा नीट में पूछना है तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको आइडिया देना है कि आप कैसे कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर रहे हैं। और किसी को कुछ कहना है, बोलो। और किसी को कुछ कहना है? हृदय ने हैंड रेज किया है। हृदय बोलो। सर इसमें अगर अपन f बराबर du by dx लगा रहे हैं और डिफरेंशिएट करके du की इक्वेशन अगर बनाए, f बराबर dy by dx, तो अपने को u का फंक्शन गिवन है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फोर्स की एक्सप्रेशन गिवन है अपने को। ओके सर, तो मैथ्स वाले कर लेंगे, मैथ्स वाले इजीली इंटीग्रेट करके उसके ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। बायो में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा, बट उससे भी जा सकते हैं अपन, बिल्कुल वो सिस्टमैटिक। बट इसमें x बराबर है ना इनफाइनाइट करेंगे तो u भी टेंड टू बी इंफिनिटी हो रही है। हाँ, वो इंटीग्रेट करने पे आएगा उस तरह से फंक्शन, इंफिनिटी होगा वो। ओके सर, बट इधर सर फॉर्मूले में तो क्वेश्चन में तो f गिवन है, उसको इंटीग्रेट करने पे u का फंक्शन आएगा। ये x क्यूब में था, वो x4 में आएगा फंक्शन, उसमें x बढ़ाएंगे तो u बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो ही रहा था, बढ़ ही रहा था। ओके सर। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, हाँ नव्या बोलो। एक सेकंड में अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ नव्या।
सर जो बुलेट वाला सिचुएशन था प्लैंक्स का, उसमें हम उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लंबा पड़ जाएगा बहुत, हमें डायरेक्टली इन प्लैंक्स का एक साथ लिखना है। यस सर। तो नहीं, उससे नहीं, इसी से करना है। ओके सर। और बोलो, और कोई डाउट? ठीक है, तो हम सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू दीपाला मैम। थैंक यू सर। थैंक यू।